बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहदीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कहानी आप यकीन मानिए कि इस कदर परेशान कुन है कि मैं सोच रही हूँ कि हम किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को सिर्फ़ इसलिए कि वो खामोश हो जाएँ, हमें तंग ना करें, फ़ोन पकड़ा देते हैं, स्क्रीन के आगे बिठा देते हैं। तो फिर अगर वो गिला करते हैं, तो गिला बनता तो नहीं है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलती हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने बच्चों को वो वक़्त दें, जो कभी किसी ज़माने में हमारी नानियाँ, दादियाँ दिया करती थी। अब तो नानी-दादियाँ भी बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हैं, जो कि बड़ी मैं समझती हूँ गलत बात है। हमने तो अपनी दादी की गोद में बहुत कुछ सीखा, अपनी नानी की गोद में बहुत कुछ सीखा। शायद ज़िंदगी में अभी जो थोड़ा-सा अगर बदलाव आया, तो वो मैं समझती हूँ वालिदा तो हैं ही, उनको तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन जो एक टर्निंग पॉइंट आया, उसके पीछे मेरी दादी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो मेरे ज़हन में थी और जो वक़्त के साथ-साथ उसने अपना असर दिखाया। तो बात ये होती है कि इन रिश्तों को अपना वक़्त देने की ज़रूरत है। वो नहीं देते तो फिर वाक़यात होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ यही, फिर आपका एक्सपोज़र, आपका ज़माना, ये ज़माना बहुत बुरा शुभ है। इन खातून के साथ जो हुआ है, वो बहुत ही तकलीफ़ दे। उनकी बेटी बड़ी होनहार, टॉपर और एक प्यारी शक्ल की बच्ची, एक ऐसी बच्ची जिस पे माँ-बाप अपनी जान छिड़कते थे। आज वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। रिहैबिलिटेशन सेंटर एक ऐसी जगह जहाँ पर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अपने ज़हनी जो बीमारी है उसके इलाज के लिए ख़ास तौर पे आपको एडमिट किया जाता है, नशे की लत लग जाए, कुछ और लग जाए, आपके मूड टैंट्रम्स, आपकी चीज़ें इस कदर बिगड़ गई हो, तो यहाँ तक कि आपका अब इलाज साइकोलॉजिस्ट की बातों से नहीं हो रहा, दवाइयों से आम नहीं हो रहा, तो उसके बाद आपको एक ऐसे सेंटर में जमा किया जाता है, मैं जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, जमा किया जाता है जहाँ पर फिर आपको हर तरह की फैसिलिटी से आपसे ले ली जाती हैं। आपका इलाज होता है, जिस तरह आपको पता है कि मनशियात के जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनका इलाज होता है इसी तरह से और दिस इज़ नॉट एक्सेप्शनली फॉर वन रीज़न, फॉर मेनी अदर रीज़न्स। उस बच्ची को इस हाल में देखते हुए उसके वालिदैन के लिए बहुत तकलीफ़ है। पढ़ाई का सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ती बच्ची जिसके ज़िंदगी के बड़े अहम साल शुरू हुए थे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, बीसीएस कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी और आगे इसके 5 सेमेस्टर्स थे रहते और इसने अब पढ़ना था, आगे जाना था, लेकिन ज़िंदगी उसको किस मोड़ पे ले गई, वो ज़रा सुनिएगा। ये वालिदा बताती हैं कि मेरी बच्ची जो है, उन्होंने इसलिए ये कहानी शेयर की है कि आप प्लीज़ लोगों से शेयर करें, माँओं को नहीं पता कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में क्या कुछ हो रहा है। ये कहती हैं कि मेरी बच्ची जो है डे स्कॉलर यानी कि यूनिवर्सिटी जाती थी, वापस आती थी, उसी यूनिवर्सिटी में बहुत सी बच्चियाँ जो हैं वो हॉस्टल में भी रह रही थीं। अब यूनिवर्सिटी का नया-नया एक्सपोज़र होता है ना, तो वो बड़ी आज़ादी आपको दिखाई देती है, वो चीज़ें, वो फ़न, वो बंक करना, वो सब कुछ आपके लिए बड़ा ही एक तो ईज़ी हो जाता है। मर्ज़ी है क्लास अटेंड करें, ना करें, एक अलग ही दुनिया में आप आते हैं, ख़ास तौर पे जब आप एक ऑल गर्ल्स स्कूल और कॉलेज से पढ़ते हुए जब आप यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, तो एक एक्सपोज़र होता है। वो कहती है मेरी बेटी बहुत ज़हीन थी, बहुत मेहनत की उसने, मैट्रिक में उसने टॉप किया अपने स्कूल में, फिर उसके बाद कॉलेज में भी अपने कॉलेज में उसने टॉप किया और उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी में पहुँची है, तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि यकीनन बहुत अच्छे ग्रेड्स लेगी, बहुत आगे निकलेगी और हमारी जो है ये 1 बेटी और हमारे 2 बेटे थे, 2 बेटे से छोटे। अब वो कहते हैं हमने अपनी बच्ची को इस तरह नहीं सोचा कि ये बेटी है तो इसके ऊपर खर्च नहीं करना, हमने इसको बेहतरीन पढ़ाया, इसका अच्छी जगह एडमिशन हुआ, हमने वहाँ पे इसको एडमिशन दिलवाया, वहाँ इसने जाना शुरू किया। अब वो कहती हैं कि ज़ाहिर-सी बात है अब आहिस्ता-आहिस्ता दोस्तियाँ बढ़ती हैं, कॉलेज के अपने फंक्शंस यूनिवर्सिटी के होते हैं, चीज़ें भी साथ-साथ चलती थी, सेमेस्टर भी साथ-साथ चल रहा था और मेरी बेटी जो है वो उसको अपना यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आया, उसकी बड़ी अच्छी दोस्तें बन गई थीं, क्लास फेलोज़ के बारे में वो मुझे बताती रहती थी और एक बड़ा अच्छा उसका एक उसके ऊपर बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आया था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो कहती हैं कि हर वीकेंड पर उनकी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई फंक्शन चल रहा है। बहुत ज़्यादा हैपनिंग किस्म की यूनिवर्सिटी थी और ये आजकल हर यूनिवर्सिटी में, ये सिर्फ़ उसमें नहीं, ये हर जगह हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई से ज़्यादा एक्टिविटीज़, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ और इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा एक एम्फेसिस है कि पढ़ाई कई दफ़ा पीछे रह जाती है और बच्चे जो है इन चीज़ों को इतना एन्जॉय करने लग जाते हैं कि वो फिर इधर के ही कई दफ़ा हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बताती हैं कि वीकेंड्स पर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के अंदर फंक्शन चल रहा है, कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ अरसे के लिए यूनिवर्सिटी में जब पेपर्स का टाइम आता है, थोड़ी-सी चीज़ें काम डाउन होती हैं। लेकिन वो कहती है कि उन दिनों भी ऐसा होए कि कभी कोई फंक्शन रखा जा रहा है। इसने बताया कि इनकी वालिदा जो हैं, वो कहती हैं कि जो लड़की के कुछ क्लास फेलो लड़के थे, उनमें से कुछ डीजे थे। डीजे आपको मालूम ही है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर म्यूज़िक वगैरह को सेट करना और ये चीज़ें सब कुछ और पार्टी का वो पूरा एक अरेंजमेंट वो सब कुछ होता है।
तो ये लड़के जो हैं ये पार्ट टाइम अपना काम भी करते थे और मुख्तलिफ फंक्शंस और इवेंट्स वगैरह अरेंज करते थे। तो इन्होंने तो और ही ज़्यादा कुछ रंग लगा दिया हुआ था कि ये बच्चियाँ जो हैं इनको हर दूसरे रोज़ एक इन्विटेशन आया होता था कि फलानी जगह पर आ जाना, वहाँ पे भी एक पार्टी हो रही है, तो वहाँ पे भी पहुँच जाना है। कभी किसी का कोई और इवेंट है, कभी कोई कॉन्सर्ट है, उसमें उनको कभी फ्री पासेस मिल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ बहुत शुरू हो गई। तो वीकेंड के अलावा भी हफ्ते में कभी 2 दफ़ा, कभी 1 दफ़ा। फिर मैंने इसको ज़रा टोका कि भई तुम पढ़ाई के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो, ये इतना ज़्यादा आना-जाना ये अच्छा नहीं है। तो उसने थोड़ा कम किया, लेकिन वो कहती हैं बाद में हमें जो पता लगा आप परेशान हो जाएँगे, क्योंकि कहती है मैंने नोट करना शुरू किया कि मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा सोना शुरू की है, बहुत ही ज़्यादा। और पेपर जो है वो भी उसने पता नहीं कैसे दिए। उसका जब पहले सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया, उसने हमें नहीं बताया, लेकिन इसके वालिद जो हैं बहुत क्यूरियस थे। फिर उन्होंने जब यूनिवर्सिटी से इसकी ट्रांसक्रिप्ट पता कराई तो पता लगा कि ये तो इसके जो 6 सब्जेक्ट्स थे उनमें से 4 जो हैं वो उसमें फ़ेल थी, फ्लैट। अटेंडेंसेस ही उसकी पूरी नहीं थी, 2 में उसको बैठने ही नहीं दिया गया था और 2 में वो फ़ेल थी। अब वो यहाँ पे होते हैं परेशान और अपनी बेटी पर करते हैं सख्ती, नाराज़गी और वो आएँ-बाएँ शाएँ। लेकिन वो कहती है कि मैंने नोट किया था कि मेरी बेटी के मूड्स में टैंट्रम्स उसके और बात-बात पे गुस्सा आना, जब बात नहीं होता था मेरे से बहुत दफ़ा उसने बदतमीज़ी की। मैंने जब इसको 1-2 बार जाने नहीं दिया पार्टीज़ में, फंक्शंस में, तो इसने बदतमीज़ी की और फिर ये चली गई। मुझे लगा कि अब मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। मैंने फिर इसके बाप को बताया। बाप ने सख्ती की तो इसने एक और तमाशा खड़ा कर दिया कि कमरा बंद कर लिया और 2 दिन कमरा नहीं खोला। कहती मैं परेशान हो गई। बाप ने कहा पड़े रहने दो। ये खुद ही सीधी हो जाएगी। लेकिन कहती कि कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मैं महसूस कर रही थी कि ये चीज़ें नॉर्मल से कुछ अलग है। वो कहती है 2 दिन के बाद जब इससे 1 दिन दरवाज़ा नहीं खोला मैं बड़ी परेशान हुई। फिर मैं दरवाज़ा पीटा, अंदर से इसकी एक आध आवाज़ आई महीन-सी और मैं थोड़ा मुतमईन हो गई कि चलो मैंने कहा कुछ खा लो, कुछ पी लो। उसने कहा मेरे पास अंदर पड़ा है मैं खा लूँगी आप जाइए, इस तरह करके। लेकिन वो कहती हैं कि 2 दिन के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो फिर इसके वालिद ने लॉक मास्टर को बुला के दरवाज़ा खुलवाया और अंदर मेरी बेटी नीम बेहोश हालत में पड़ी थी। उसको हमने फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिट किया। अब वो कहती है कि जब मेरी बेटी नीम बेहोश हालत में पड़ी थी ना, तो मैंने उसके सरहाने 2 सिगरेट पड़े देखे। मैंने जल्दी से तकिए के नीचे कर दिए कि मुझे हुआ कि बाप पता नहीं अब इस पर क्या कहें। लेकिन वो कहती है वो मामूली सिगरेट नहीं थे, बाद में पता लगा कि उनमें कुछ भरा हुआ था। मैं कुछ भरा हुआ कह देती हूँ। कहती हैं कि मैं अंदर ही अंदर काँप रही थी। मैं दुआएँ करती जा रही थी, हम इसे हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद जो उसका ब्लड सैंपल हुआ, तो वो कहती हैं कि उसमें उन्होंने ड्रग्स की मौजूदगी के बारे में बताया। मेरे शौहर जो हैं वो सर पकड़ कर बैठ गए, मैं खुद परेशान हो गई। हमने डॉक्टर से पूछा कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि ये बहुत एक्सट्रीम किस्म की एक कंडीशन है, आपको मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन बताना भी है, ज़ाहिर-सी बात है, आपको नहीं बताएँगे तो किसको बताएँगे? वो कहते हैं कि आपकी बेटी जो है, ये बाकायदा बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ड्रग्स उन्होंने नाम लिए कि वो इस्तेमाल करी है और मेरे ख़्याल से इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कहती मैं बहुत परेशान हुई, वालिद परेशान हुए, हम इसको घर ले आए। घर लाए, खूब कन्फ्रंटेशन हुई, खूब डाँटा, बाप ने एक थप्पड़ भी लगाया और उसके बाद इसने थोड़ा माज़रत और अब नहीं होगा और इस तरह की चीज़ें। बाप ने कहा तुम कॉलेज नहीं जाओगी, मुझे लगता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी जो है फ़साद की जड़ है। इसने बड़ा रोना डाला। आखिरकार 3 दिन घर बिठाने के बाद इसको यूनिवर्सिटी जाने दिया गया और इसने वादा किया कि अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी और कोई गलती नहीं होगी। दरवाज़े को लॉक करना ये सब कुछ उसको सख्ती से मना हो गया था। लेकिन वो कहती है कि वो जो तब्दीलियाँ थी वो मैं अब इसमें नोट कर रही थी, जो मैं बाप को डर के नहीं बता रही थी कि वो इसकी पढ़ाई ना रोक दे। मैं रोज़ इसके साथ बैठती थी, बात करती थी, कुछ गलत ना करना, खुदा के लिए कुछ गलत ना करना, बाप तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। अब वो कहती है कि मैं फिर भी नोट कर रही थी कि वही देर तक सोना, कमरा ये बंद कर लेती थी, बाप ने ताला उतरवा दिया था, लेकिन ये कमरा बंद करके उसके आगे कुर्सियाँ और चीज़ें रख देती थी। फिर वो कहती हैं कि फिर वही यूनिवर्सिटी की पार्टीज़, वही फंक्शंस, अब बाप से छुप कर जाना। मैं रोकती थी तो मुझसे लड़ पड़ना। फिर कहती हैं कि बाद में हमें पता लगा कि वो जो यूनिवर्सिटी में जा रही थी, तो वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। अब फार्म हाउस पे पार्टीज़ पे। अब ये बातें उनको कैसे पता लगी, ये मैं अब आपको बताती हूँ कि जो आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में किसी को जमा कराते हैं ना, तो उसके बाद उनका जब ट्रीटमेंट शुरू होता है ना, फिर वो फर-फर वहाँ पे सब कुछ बताते हैं। दुनिया का हर राज़ बता देते हैं, क्योंकि उनसे दुनिया की हर नेमत छीन ली जाती है। और फिर उसके बाद जब वो ड्रग के नशे के लिए तड़पते हैं ना, तो सबको सब कुछ बताते हैं, अपने फ़ोन का पासवर्ड भी दे देते हैं। तो वहीं पर उसने जब चीज़ें बताई हैं, तब इनको पता लगा कि हमारी नाक के नीचे हो क्या रहा था। वो जब अपनी माँ को बताकर जाती थी कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो वो असल में यूनिवर्सिटी नहीं जा रही होती थी। वो यूनिवर्सिटी के दरवाजे से ही अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टीज़ में जाती थी, जहाँ पे ये नशा भी करते थे, वहाँ पे ये फ़न करते थे, वहाँ पे फार्म हाउस पे इसकी कुछ वीडियोज़ बनाई गईं। वो वीडियोज़ जो हैं, उनसे उसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा था और इस बारे में वो कहती हैं, मुझे कुछ अरसे से लग रहा था वो बहुत परेशान है। और फिर वो कहती हैं कि एक दिन ऐसा आया कि हम पर जैसे कयामत टूट पड़ी। कहती हैं कि
दरवाज़ा इसी तरह उसने उसके आगे कुर्सियाँ रखी हुई थीं। मैंने खटखटाया, सुबह उठ जाओ, नहीं उठी, फिर खटखटाया, नहीं, फिर मैंने धक्का मार के दरवाज़ा खोला है, मैं अंदर गई हूँ, तो वो उल्टे मुँह पड़ी थी, इसकी नाक से खून निकल रहा था। वो कहती हैं हम फ़ौरन इसको इमरजेंसी में लेके गए, वही डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा नहीं था, आप क्या इसको मारना चाहते हैं तो वैसे ही एक बार मार दीजिए। उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने हमें पहले भी कहा था इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाने की ज़रूरत है, इसको लेकर जाइए कहीं रिहैब सेंटर, वो सजेस्ट करेंगे इसको रखने की ज़रूरत है कि नहीं है। वो कहती हैं कि जब ये बात हुई थी ना, तो हमने उस वक़्त सोचा था कि हम ले जाएँ, लेकिन इसके फ़ादर को लोगों ने इतनी कहानियाँ सुनाई कि वहाँ पर ये होता है, वहाँ पे इस्तेहसाल होता है लड़कियों का, वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा, आप बच्ची को कैसे भेज सकते हैं। लेकिन अब पानी सर से गुज़र चुका था। उसकी जो हालत थी और उसके जो इस वक़्त डॉक्टर ने बताया था कि बस इसके बाद आप इसकी मौत का इंतज़ार कीजिए, ये अब इसके बाद बच नहीं सकती है अगर आपने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया और ये खुद से ठीक नहीं हो सकती है। फिर वो कहते हैं हम इसे रिहैबिलिटेशन सेंटर लेके गए। एक बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे जिनसे इनका राब्ता हो गया। वो कहते हैं कि हम शुक्र करते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स से मिले जिसने हमारी बेटी को ज़िंदगी की तरफ लाया। वो कहती हैं कि हमने फिर उनके कहने पर, जबकि हमें बड़ा एक डर था, हम नहीं चाहते थे कि हम उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालें। बेटी ज़ात है, वहाँ पे दिन-रात रहेगी, न जाने क्या होगा। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से उसका इलाज शुरू किया और फिर उन्होंने हमें जो-जो बातें बताई, हम तो काँप कर रह गए। उसके फ़ोन में से कुछ ऐसी वीडियोज़ जो हैं, वो कहती है मैं माँ हूँ, मेरे हवाले की गईं और मुझे दिखाया गया और मैं परेशान हो गई। उसके बाद वो कहती हैं हमने बाकायदा तौर पे एफआईआर कटवाई उन लोगों के खिलाफ, कुछ लड़के पकड़े गए, कुछ वीडियोज़ रिट्रीव हुई। वो कहती हैं शुक्र है हमारी इज़्ज़त बच गई कि इससे पहले कि हमारी बेटी की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर अपलोड होती। शायद वो अभी अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर में ना होती तो वो उसे फ़ोन करते, उसे डराते, धमकाते और वो उसे ब्लैकमेल करके उसको बहुत गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। वो बताती हैं कि उनकी बेटी चूँकि उसके पास पैसे नहीं थे ड्रग्स के लिए, तो वो उनकी बहुत सी बातें मानना शुरू हो गई थी और उसे रिसेंटली उन्होंने, अब मैं एक छोटी-सी बात बताऊँगी, मैं गुज़र जाऊँगी। रिसेंटली उन्होंने एक बड़े ही एजेड, इंतहाई अमीर शख्स के पास भी भेजा था और उसकी वीडियोज़ भी इनके पास थी। वो कहती हैं कि मैं चकरा कर रह गई कि ये मेरी नाक के नीचे क्या हुआ। ये अब आखिर में सिर्फ़ इतनी सी बात सुनिएगा, मैं बात को ख़त्म करूँगी कि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, लेकिन उनको कंपनी वहाँ पर क्या मिली है? उस कंपनी में वो कहाँ किस तरह की पार्टीज़, किस तरह के फंक्शंस में जा रहे हैं। किस तरह से वो बच्ची ट्रैप हुई, वो भी आप ज़रा वाक़या सुन लीजिएगा कि इस बच्ची को एक फंक्शन में, इसी तरह के फंक्शन में ले जाया गया, इसके ड्रिंक के अंदर एक गोली डाली गई, ये नीम मदहोश हुई, इसके साथ गलत हरकतें की गईं, इसकी वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाने के बाद फिर इसको ब्लैकमेल किया गया। ब्लैकमेल करने के बाद इसको आहिस्ता-आहिस्ता नशे वाली चीज़ें भी दी गईं और फिर इसको मुख्तलिफ़ कामों के लिए भी कहा गया। ये बात पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होती, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद उनके माँ-बाप की कोई नेकी होगी जो उनके काम आ गई। वो बच्ची इस वक़्त भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में है, लेकिन अब पहले से बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला उसी से एहतियात करे, बेटियों की इज़्ज़तें महफूज़ रहें। बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें हैं जो मैं अभी बोल कर गई हूँ क्योंकि उनको बयान करना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो पता नहीं किस-किस फ़ेज़ से गुज़री होगी। और इस तरह हमारी बहुत से बच्चे-बच्चियाँ बर्बाद हो रहे हैं और आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके बच्चों की कंपनी क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ, बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में अपने बच्चों को कंट्रोल करना। लेकिन अगर आप नोट कर रहे हैं, जैसा वो वालिदा नोट कर रही थीं कि वो जिस तरह से एक बार उसके साथ वो एक हो चुका था एपिसोड, तो शायद उसी वक़्त देख लेती तो शायद इतना आगे तक मामला ना जाता जितना चला गया था। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।